लेक्चर रिपीट कर लो, पहले लेक्चर, दूसरा, तीसरा। पहले लेक्चर में हम व्हाट इज सेल, और दूसरे लेक्चर में सेल वॉल, तीसरे लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन। अब मैं छोटा मोटा पिट्स मिट्स नहीं बोल रहा हूँ बार बार, क्लियर। 3 लेक्चर हो गए। अब हमको पढ़ना है, देखो समझना सेल क्या है और सेल के बाहर की लेयर क्या है, समझना। मतलब सेल के बारे में मैंने डेफिनेशन पढ़ा, प्लस हमको बाहर से सेल कैसे दिखती है वो पढ़ा। अब जो हमको पढ़ना है, अब हम सेल के अंदर जाएंगे, और सेल के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, जो भी सेलुलर ऑर्गेनल्स है अब हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्या होता है, जैसे नॉर्मली अपने को इस जगह पे आना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले पढ़ेंगे कि जगह कहाँ है, DIG, फिर हम देखेंगे ऊपर बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग से हम सीढ़ी के चढ़ के अंदर आए। तो अब हम कहाँ के चले गए, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल। मतलब हमारी पूरी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनर्जी का एक सोर्स होता है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हम लोग खाना खाते हैं, तो वो खाना जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके स्टोर होता है ATP फॉर्म में, क्लियर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया यदि आपको ढूंढना है कि कहाँ मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमारी बॉडी के हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, हर एक सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। अब देखो, यदि हम बात करें, पहला पॉइंट है पावर हाउस ऑफ द सेल और ATP मिल्स इन सेल, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड है सेल विद इन सेल, हम इसको बोलते हैं सेल के अंदर सेल। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स होता है, और वो अपना मैनेजमेंट खुद कर सकता है, समझना। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का जो DNA होता है वो पूरे सेल का 100% रेगुलेट करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो DNA होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का 1% रेगुलेट करता है। मतलब करता तो है ना थोड़ा बहुत रेगुलेट, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, सेल विद इन सेल, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। फिर मतलब ये आता नहीं सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। फिर सेल फर्नेस और स्टोरेज बैटरी, पावर हाउस, इसका मतलब मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल्स इन सेल, हमारे सेल के अंदर का सबसे ज़्यादा बिजी है। क्यों सबसे ज़्यादा बिजी है, कौन बताएगा, क्यों सबसे ज़्यादा बिजी है? क्योंकि हमारी बॉडी में चाहे फिजिकल वर्क हो या ना हो, इंटरनल वर्क ऑल टाइम चलता रहता है। और यदि इंटरनल वर्क चलता है, मतलब हमारी बॉडी को चलाने के लिए, मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब हमारी बॉडी जब तक जिंदा रहती है तब तक माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यू काम करता रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया काम करता रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बिजी, क्लियर। उसके बाद हम बात करें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स, ये हमारी बॉडी का सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स होता है, और इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। कोलिकर ने इसका क्या किया था, डिस्कवर किया था कोलिकर ने। और बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोलते हैं, ऐसा अल्टमैन ने बोला था। कब, 1886 में, और 1880 में डिस्कवर किया गया था। लेकिन जो बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था, उसको किसने दिया था, सी बेंडा। मेरे साथ तुम लोग रिपीट करोगे एक बार जल्दी से, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसका डिस्कवर किसने किया हैं, कोलिकर। डिस्कवर किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, अल्टमैन। अब माइटोकॉन्ड्रिया, बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया किसने बोला, सी बेंडा। तो याद रखिएगा अपना, सी बेंडा और कोलिकर, क्लियर। चलिए, सी बेंडा स्टैंड विथ, वो क्रिस्टल वायलेट से उन्होंने स्टैंड किया था इसको। सेमी ऑटोनॉमस मतलब ये होता है कि ये अपना काम खुद कर सकता है, मतलब ये एक सेल जैसे ऑर्गेनल्स होता है। मतलब जैसे जो चीज़ें एक सेल में पाई जाती हैं वो ज़्यादातर चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। पहला डबल लेयर्ड होता है, मेंटेनेंस करने के लिए DNA होता है, एनर्जी इसके पास खुद ही होती है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। अब हम बात करेंगे ऑक्यूरेंस, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ अब्सेंट होता है, क्लियर। तो देखो, ऑक्यूरेंस को हिंदी में हम बोलते हैं प्राप्ति स्थान। कहाँ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया,
तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन इमैच्योर आरबीसी। इमैच्योर आरबीसी मतलब समझते हो, आरबीसी जस्ट अभी बनी है। कहाँ बनती है आरबीसी? बताया था। ब्लड कहाँ बनता है? ले, कहाँ बनता है ब्लड? सर्कुलेशन भी पढ़ा है उस दिन इतना डिटेल से, तुम क्यों भूल गई? रिवीजन किया करो ना थोड़ा थोड़ा। तुम लोगों को तो बताया था हड्डी के बीच में बनता है, बोन मैरो में, नहीं बताते क्या? फिर तो जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन इमैच्योर आरबीसी, जो आरबीसी मैच्योर नहीं होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। इट अकर इन ऑल सेल एक्सेप्ट आरबीसी एंड प्रोकैरियोट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में आरबीसी के जगह माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन होता है? यदि प्रोकैरियोट में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया तो कौन होता है? प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया ना, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह होता है मीजोजोम। कौन होता है? इसमें ब्लैंक पेज है क्या कहीं? हाँ, पहले मैं प्रोकैरियोट का डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। प्रोकैरियोट में मतलब कि ये वाला मैं बनाया था, तो एक बार याद होगा तो बैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर वाली जो लेयर होती है ऐसे फोल्ड हो जाती है, अब फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम। और जो ये स्ट्रक्चर होती है, तो जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं तो मीजोजोम क्या प्रोवाइड करवाती है? एनर्जी। और यूकैरियोट सेल में एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में एनर्जी देता है मीजोजोम्स और यूकैरियोट में एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन प्रोकैरियोट द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीजोजोम। अच्छा, मीजोजोम बनती कैसी है? मीजोजोम किस तरह से बनती है? तो मीजोजोम का जो फॉर्मेशन होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो अंदर की मेम्ब्रेन रहती है ना, लेयर जो रहती है, ये फोल्ड हो जाती है और ये लेयर फोल्ड होके क्या बनाती है? मीजोजोम, जो कि प्रोकैरियोट सेल में बैक्टीरिया वगैरह में एनर्जी किससे मिलता है? मीजोजोम से। क्लियर? चलो, उसके बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड आर लोकलाइज एट द साइट इंगेज इन हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उनके लिए हेल्प करेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब समझ गए? खाना वाना जैसे अपन खाते हैं, तो खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को कौन स्टोर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये मानो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया घर की मम्मी है। समझ गए कैसे? क्योंकि देखो, घर के मम्मी कैसे, मतलब पापा लोग क्या होते हैं? पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब पैसा इकट्ठा कौन करता है? मम्मी। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो मम्मी पैसा दे देती हैं, जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको दे देती हैं। सेम ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। काम कौन करता है? हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, काम वाम सब वहाँ होता है। फिर वो इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू एनर्जी मतलब स्टोर हो जाता है खाना, और खाना कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में किसी को भी यदि एनर्जी चाहिए होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको दे देता है। समझ गए ना? ऐसा। उसके बाद इट ऑल्सो फाउंड एट बेस ऑफ सीलिया टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मूवमेंट। ये तो हर जगह काम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इट ऑल्सो फाउंड इन द लाइट बैंड ऑफ मसल्स। मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सीलिया पता क्या होते हैं? जैसे मान लो कि ये इंटेस्टाइन वगैरह है कुछ भी, तो यहाँ ऐसे 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 रहते हैं, ये होते हैं सीलिया। उसके बाद हम बात करें लाइट बैंड, जैसे मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, तो मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन के लिए चाहिए, तो मसल्स में जो अपने लाइट बैंड होते हैं, है ना। इट ऑल्सो फाइंड द लाइट बैंड। ये तुमको मस्कुलर सिस्टम में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्लियर? मतलब सीधी सी बात यह है कि हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ एनर्जी वाला काम होगा उस हर जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कुछ जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, कुछ जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। जैसे कंपेयर करो, यदि आप हाथ और पैर की बात करोगे तो हाथ और पैर में माइटोकॉन्ड्रिया पेट के कंपेयर में ज़्यादा होता है।
समझ गए? जैसे मान लो कि यहाँ कोई मोबाइल रखा हुआ है, ये मान लो ये रखा हुआ है, अब हमको इसको पकड़ना है, ठीक है? तो इसको पकड़ने के लिए हमारा हाथ ये यहाँ से यहाँ आया, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, थोड़ी पेट ने ऐसे पकड़ा, समझ गए? ऐसा नहीं है। तो हमारी बॉडी का जो सबसे ज़्यादा मुंह है, मुंह की मसल्स में और ज़्यादा होंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, पैर के मसल्स में और ज़्यादा होंगे, मतलब हमारी बॉडी का वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक जो ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे तुमको पता नहीं होगा हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन यूज करता है? हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन यूज करता है? जल्दी बोलो। पहले ब्रेन या हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है, जो हम लोग खाते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रेन यूज करता है। आप सुबह जैसे उठोगे ना कुछ तो सोचोगे, और सोने के पहले तक सोचते हो। हार्ट भी यूज करता है, लेकिन हार्ट के कंपेयर में ब्रेन ज़्यादा। हार्ट का एक ही काम है ना, ब्रेन का थोड़ी एक काम है, समझ गए? ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप की चीज़ें हैं। नंबर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कहाँ कितने पाए जाते हैं, ठीक है? फटाफट रीड करो सब लोग जल्दी से, इसमें कोई समझना नहीं है। द सेल विच एनर्जी रिक्वायरमेंट इन हाई पोसेस लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइकोस्टीरिया एंड ट्रिपैनोसोमा एंड क्लोरेला एल्गी 1 है ना, मतलब इनमें कितना रहेगा? 1 माइटोकॉन्ड्रिया। आपका ईस्ट में लेस देन 10, 10 से कम। ईस्ट मतलब समझ गए ना, ईस्ट सेकेरोमाइसिस सेरेबिसी, अरे फंगस टाइप को जो लग जाता है ईस्ट, है ना। उसके बाद हम बात करें अपने लीवर में 500 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लीवर में। उसके बाद किडनी में 300 से 400 होते हैं। फिर अमीबा में होते, बाप रे, ये वाला एक स्पीसीज है अमीबा की, 5 लाख। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईएस्ट इन फ्लाइंग मसल्स ऑफ बर्ड। जो बर्ड उड़ती हैं उनके, क्योंकि उनको कितना मेहनत करना पड़ता है, तो उनके मसल्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। जनरली इन प्लांट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस। पेड़ में नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों के कंपेयर में कम होते हैं, क्योंकि पेड़ एक जगह खड़ा है, काम उसका फिक्स है, ना कोई सोचना, ना कुछ समझना, ना कुछ काम करना वैसे बाहर के, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी ज़रूरत कम पड़ती है। शेप एंड साइज, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या होता है, क्लियर? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में बी स्पाइरल रोड शेप, स्फेरिकल इलोंगेटेड और कप शेप स्ट्रक्चर। मतलब नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? वो उसके अंदर की स्ट्रक्चर है। इस तरह से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नॉर्मली कप भी तो ऐसी होता है ना, एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन लगभग माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है ना। ईस्ट सेल पोजेस स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ईस्ट सेल में सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है 0.1 माइक्रोमीटर, मतलब 0.1 × 10⁻⁻6 मीटर, बहुत छोटा होता है ये। उसके बाद oocyte ऑफ एम्फीबियन, है ना, लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। एम्फीबिया के oocyte में अंडे में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है 40। एवरेज साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। नॉर्मली इसका एवरेज साइज ये होता है। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पहले सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्फेरिकल डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाले लेयर को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। जो मैं बोल रहा हूँ 30 सेकंड बाद सबको रिपीट करना पड़ेगा, मैं किसी से भी बोल सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि डबल लेयर्ड होती है। बाहर वाले को बोलते हैं
आउटर लेयर अंदर वाले को बोलते हैं इनर लेयर, अंदर वाली फोल्ड होके कुछ स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टी, उसके अंदर पानी टाइप का कुछ मटेरियल भरा होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। समझ गए? अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं दिखाया फिर भी, अब देखो चलो यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत मज़ा आएगा। स्ट्रक्चर होता है, एक ये हो गया बाहर वाली लेयर, एक होती है इसके बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। एक लेयर होती है इसके अंदर, और जो अंदर वाली लेयर होती है वो कुछ फोल्ड टाइप के बन जाते हैं। तो एक लेयर होती है ऐसे अंदर, जो कि कुछ ऐसे तुम फोल्डिंग बना सकते हो ऐसे, ठीक है। ये हो जाती है कौन सी, इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन में बीच में तुम लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ गैप है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में गैप दिख रहा है। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो गैप है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्योंकि दोनों लेयर के बीच में गैप है ना, है, इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, बीच में जगह भरी होती है। और एक चीज़ जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो यहाँ पे होता है, देखो यहाँ बीच बीच में यहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बीच में जो भरा होता है, मैट्रिक्स। और एक चीज़ सुनना, जो हमारा ये जो फोल्डिंग टाइप का कुछ दिख रहा है ना आप लोगों को, देखो ना ये कुछ फोल्ड टाइप का है, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। अब समझना, अब हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं, ध्यान देना। हमारी बॉडी में जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी टाइप की चीज़ें होती हैं। जैसे यदि हम बात करें तो अपनी बॉडी में सबसे पहले जैसे हम खाना खाए, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे अपन ने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ और ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल में गई। ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है ये सेल है, पूरा का पूरा बोर्ड क्या है, सेल है। मतलब ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल में गया, यहाँ था ये ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल में गया और ये ग्लूकोज का क्या हुआ बोलो, ग्लाइकोलाइसिस हुआ। और ग्लाइकोलाइसिस से ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, जल्दी बोलो, पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड। और ये जो पायरुविक एसिड है ना, अब ये पायरुविक एसिड से अभी एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी मिलने के लिए क्या चाहिए, एटीपी। एनर्जी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा मेनली। और ये पायरुविक एसिड फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। और यहाँ पे होती है लिंक रिएक्शन। क्या होता है, लिंक रिएक्शन। और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ से घुस के इसके अंदर जाता है और यहाँ पे चलती है क्रेब्स साइकिल। बहुत से बच्चे नाम सुने होंगे क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। इसके अंदर होती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकलती है और ये क्रेब्स साइकिल के बाद यहाँ लास्ट में जाता है इसके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे क्या होता है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तब फाइनली हमको यहाँ एनर्जी मिलती है। सोचो कितने काम का चीज़ है। मतलब सीधी सी बात यह है कि तुमको खाना खा लेने से कुछ नहीं होगा। हमने रोटी खाया, चावल खाया, कुछ भी हमने एनर्जी वाली चीज़ें खाई, चीज़ें एब्जॉर्ब होकर कहाँ गई, ब्लड में। अब ब्लड से कहाँ गई, वो सेल में। कहाँ गई, सेल में। अब जब सेल में जाएगी ना तो जाती एनर्जी थोड़ी मिलेगा, उसको चार चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कंडीशन, पहला कंडीशन उसका क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, लिंक रिएक्शन।
तीसरा कंडीशन क्या है, क्रेब साइकिल। चौथा कंडीशन क्या है, ETS। ये 11th में चारों साइकिल बहुत बड़ी बड़ी दी हुई हैं। प्लांट फिजियोलॉजी जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, बहुत बड़ी बड़ी चारों साइकिल दी हुई है, तो एक एक दो दो पेज की। तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऐसा होता है। अब सुनो मेरी बात, जैसे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इस तरह से क्रिस्टी होते हैं ना, क्रिस्टी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। जब इसको हम जूम करके आगे देखेंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में इन सबका अलग अलग काम होता है, जैसे एक को बोलते हैं F1, एक को बोलते हैं F0, अभी अपन देखेंगे, ठीक है। अभी अपन ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो ये हो गया नॉर्मली अपने माइटोकॉन्ड्रिया का। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जितनी भी एनर्जी वाली चीज़ें हैं, चाहे वो एनर्जी वाले एंजाइम हो, चाहे वो एनर्जी वाला सब्सटेंस हो, कुछ भी हो, एनर्जी वाले सारे के सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर हुआ? चलो, अब तो ये मैंने थ्योरी बता दिया। अब जो मैंने बोला था, यदि आपके एग्जाम में आता है तो क्या बोलना है 11th वाले बच्चों को, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, आउटर लेयर इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर लेयर इज इनर मेम्ब्रेन, बिटवीन स्पेस ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एंड जो इनर मेम्ब्रेन होती है, फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। उसके अंदर कुछ फ्लूइड लाइक मटेरियल भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे छोटे छोटे DNA होते हैं, और कहीं ये हमारे पार्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे DNA टाइप्स के कुछ होते हैं। क्लियर? बहुत कम होता है। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। ठीक है, तो अब हम, ये तो हो गया डायग्राम। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं जो हम सीखे हैं। क्लियर? डायग्राम याद है ना, दिमाग में बना हुआ है पक्का? ठीक है, गुड। ये है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल, क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल यूनिट मेम्ब्रेन। सबको पता है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। बाहर वाले को, अंदर वाले को। बाहर वाली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किसमें फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है ना, एंड कोलेस्ट्रॉल एज द कंपेयर इनर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड इनर मेम्ब्रेन। इतना यही याद नहीं रखना, बस नाम याद रखना है अपने को। उसके बाद ईच मेम्ब्रेन 60 to 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। हर मेम्ब्रेन इतनी मोटी होती है, समझ गए? एंड सेपरेटेड बाय, उसके बीच में जो स्पेस होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा था, 80 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आपको वैल्यू याद नहीं रखना, डाटा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कितना स्पेस होता है। तो क्या बोलेंगे अपन उसको, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। गुड। उसके बाद देखो, उसके एक कोई एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन और फैट इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। फिर इफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिमूव, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कभी कभी आता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया के आप बाहर वाली लेयर को रिमूव कर दोगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट। यदि आप उसके बाहर वाली मेम्ब्रेन को रिमूव कर दोगे तो हम बोलेंगे क्या, माइटोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एफ फेस, ई फेस है, सॉरी, है ना, सी। देखो, ये अभी मैं डायग्राम में देखूंगा कि आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये मैं भी डायग्राम में देख लूंगा, आगे बना हुआ है। क्लियर? उसको हम बोलेंगे सी फेस, इनर सरफेस होगा एम फेस। ये बने इसके डायग्राम। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, वैसे सेम टू सेम क्लियर है, देखिए, है ना। ये वाला डायग्राम पहले देखेंगे अपन। तो देखो इधर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। ये बाहर वाली आउटर लेयर है और इसके ये अंदर वाली इनर लेयर है। इन दोनों के बीच में जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आप कुछ भी बोल दो। क्लियर? उसके बाद इसमें जो अंदर वाली ये जो फोल्डिंग होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी में अब आप देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होगा सी फेस, एक होगा एफ फेस। नहीं लिखा, कोई बात नहीं। चलो, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ था, यहाँ पे ये आता है F0 F1 ATPase, मतलब कि जो इसके अंदर लेयर है ना, अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है।
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। F0 एंड F1 फेज, इसको हम डिटेल आगे वाले डायग्राम में अभी पढ़ेंगे जस्ट। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा भी दिखता है, आप देख सकते हो, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरिफेरल माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस और क्रिस्टी। क्लियर? ये तो स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें हैं, बहुत जल्दी याद हो गया, कोई बड़ा इशू नहीं है। कोई यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बता दो। ये दिया हुआ है इनर मेम्ब्रेन के बारे में, ये डायग्राम आ तो गया। देखो, इनर मेम्ब्रेन इट इज प्रोजेक्टेड इन द सेंट, क्या सम सेंसाइल पार्टिकल अटैच टू आउटर मेम्ब्रेन, ये तो वैसे भी आगे आ जाएगा ना, ये जो डायग्राम है ना, ये वाला, ये यहाँ पे है ना, अभी आ जाएगा, ठीक। अब देखो, अपन देखते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो जो यदि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो क्रिस्टी बनती है वो कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है, इनर की आउटर, तो क्या आंसर जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? चलो अब देखेंगे, इट इज़ प्रोजेक्टेड इन द सेंट्रल स्पेस इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द क्रिस्टी। सबको पता है ये चीज़? नेम गिवन बाई पैलेट। द क्रिस्टल इंक्रीज द सरफेस एरिया। सीधी सी बात है, देखो ना, उसके अंदर फोल्डिंग है, तो फोल्डिंग को तुम जब बाहर निकालोगे तो ऐसे फैला सकते हो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है। क्लियर? तो इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, प्रोवाइड द एब्रेंट स्पेस ऑफ द मेटाबॉलिज्म। फिर इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल, जो चीज़ें चाहिए वो अंदर लेता है, जो नहीं चाहिए होता है अंदर लेते ही नहीं है। इट कंटेन ऑल कोएंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, वो वहीं से आता है, ETS, याद हो तो मैंने बताया था। क्लियर? फिर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ ऑक्सीसोम। अब देखो, इसके अंदर इस तरह से मैंने जो बोला था ना, अभी डायग्राम जो बना रहा था, कुछ ऐसा डायग्राम होता है। देखो, तो ये डायग्राम जो है इनर मेम्ब्रेन से ये अटैच है, इनर मेम्ब्रेन से अटैच है, और इनर मेम्ब्रेन से अटैच है, तो यहाँ पे देखो ये H+ आयन को रेगुलेट करता है, मतलब कि एसिडिक और बेसिक मीडियम को मेंटेन करता है। क्या होता है, नॉर्मली जब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो हमारी बॉडी में H+ आयन बचे होते हैं। 12th वाले बच्चों को पता होगा, जब ETS पढ़े थे, याद है, 2 H+ आयन रिलीज हो रहे थे, तो वो H+ आयन यही होते हैं, H+ आयन ये वाले होते हैं जो बाद में जाके वाटर बनाते हैं। आप याद करिए, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, वाटर एंड CO2। तो ये जो वाटर बनता है पहले होता है हाफ O2, फिर यहाँ से 2H+ जाता है और ये वाटर बनाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब वो ये हेल्प करता है उसमें। इसको हम इस डायग्राम को रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये वाला स्ट्रक्चर आया था तो मैं बोला था इसको बाद में पढ़ूंगा, इसका बहुत बड़ा डायग्राम एकदम मस्त पढ़ूंगा, बहुत डिटेल से इसको, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। देखो, इसमें यही वाला पार्टिकल जो है मतलब कि F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल, इसको याद रखना। जो ये स्ट्रक्चर है इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, बेस, स्टाल्क और हेड। ठीक है, बेस, स्टाल्क एंड हेड 3 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे मतलब तुम लोग बस ये याद रखना कि जो ये वाला अपना है ना, ये प्लांट फिजियोलॉजी में ज़्यादा बहुत डीप से पढ़ाया जाएगा, वो अपना रेस्पिरेशन वाले में। जब ETS साइकिल पढ़ेंगे ना, तो ETS में हम यही पढ़ाते हैं। पुराने बच्चों को बहुत अच्छे से याद आ रहा है, अब ऐसे चैन बनाते थे ऐसे ये, तो ये हम बहुत डिटेल से दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए दे दिया कि अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद वो उसी का दिया हुआ है स्टाल्क, बेस और मैट्रिक्स वाला, है ना। उसके बाद अब देख लो सीधे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का, सबको पता है, बताओ। सीधी सी एक तो बता ही सकते हो ना, एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो पढ़ो ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज द कंटेन ऑल एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इट। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी रेस्पिरेशन वाले एंजाइम होते हैं सारे के सारे पाए जाएंगे। दूसरा, सिंस माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी ATP एनर्जी स्टोर करेगा। जो वहाँ ATP बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन योग फॉर्मेशन। योग क्या होता है पता है, योग क्या होता है,
अंडे के अंदर पीला कलर का रहता है ना, उनके मिडिल पीस में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, याद करो डायग्राम। याद है ना, यहाँ ऐसे ये जो गोल गोल ये माइटोकॉन्ड्रिया थे तो यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मतलब इनमें भी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करेगा अपना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स क्यों होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं पहले समझा चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अपने माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहली बात तो एनर्जी रहती है, दूसरा उसके पास डीएनए रहता है जो कि उसका मैनेजमेंट खुद करता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को किसी और की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से उसको सेमी ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस नहीं, ऑटोनॉमस मतलब कि वो किसी के बिना रह सकता है, और सेमी ऑटोनॉमस मतलब अधूरा रह सकता है, पूरा नहीं। तो जैसे अभी हम एलन की सीट में क्वेश्चन देखे थे कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बाहर निकाल दें तो उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को यदि हम बाहर निकाल दें, भले वो सेमी ऑटोनॉमस है लेकिन पूरा ऑटोनॉमस नहीं, उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा